एक देश है लेकिन अलग अलग पर्सनल लॉ हैं अलग अलग धर्म के। शादी के लिए अलग नियम है, तलाक के लिए अलग नियम है, गोद लेने के लिए अलग कानून है और जो मेंटेनेंस है उसके लिए भी अलग अलग धर्म अलग अलग बातें करते हैं। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 5 याचिकाएं दाखिल हुई कि क्यों ना सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाया जाए, जिसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की गई। करीब 2 साल से याचिका पेंडिंग थी, सुनवाई पर तारीख लग रही थी, लेकिन एक बड़ा कदम जो आज सामने आया सरकार का, सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और ये साफ कर दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक समान कानून का होना जरूरी है। अलग अलग कानून देश की एकता और अखंडता के लिए भी सही नहीं है। इससे केंद्र सरकार का जो स्टैंड है वो साफ हो गया है कि सरकार भी चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यानी कि एक देश एक कानून, अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ नहीं चलेंगे। अब ये अलग बात है कि ये जो प्रोसेस है इसमें समय लगेगा और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग को लेकर 5 जनहित याचिकाएं विचाराधीन हैं और उन मामलों में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्वनी दुबे जी हमारे साथ हैं। उनसे समझते हैं कि जो सरकार का सर आज जो हलफनामा सामने आया उसके क्या मायने हैं, क्योंकि 2 साल से इंतजार था सरकार के जवाब का। अवनीश जी, 3 बातें जो अपने काउंटर एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है और विभिन्न जो पर्सनल लॉज हैं, जो इस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए हैं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा कहा कि लॉ कमीशन, चूँकि पिछली जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उस रिपोर्ट में कुछ कमियां थी, इसलिए नए लॉ कमीशन के गठन के बाद जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आएंगी उस हिसाब से सरकार जो है काम करेगी। 2 बातें समझना होगा कि 2 तरह के कानून है इस देश में। एक, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 का जो बेसिक रूल है, लॉ डेराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, उसको पास करता है। और दूसरा जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकला हुआ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो के केस की सुनवाई करते समय, जिस समय ट्रिपल तलाक की सुनवाई चल रही थी, उस समय कैटेगोरिकली कहा कि अभी हम जो इंस्टेंट तलाक है, ट्रिपल तलाक, उस तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस को अभी हम गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं विभिन्न धर्मों के और दुनिया में किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, उसको देखते हुए हम देश में एक कानून लेकर आएंगे और उसमें उसके हिसाब से हम इसमें डायरेक्शन देंगे। तो वो जो इशू था वो कंप्लीटली बंद नहीं हुआ था। उसके बाद 2020 में अश्विनी उपाध्याय की, अंबर जैदी की और जो 1-2 रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी जो बेसिक हमारे संविधान की मूल भावना है, जो आर्टिकल 44 जिसकी बात करता है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में उस समय संविधान सभा ने छोड़ दिया था, वो ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है और महिला के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। एक तरफ हिंदू महिलाओं के लिए बड़ा ही फाइनेस्ट लॉ है जो मेंटेनेंस को डील करता है, जो एडॉप्शन को डील करता है, जो सक्सेशन को डील करता है, जो इनहेरिटेंस को डील करता है और जो डाइवोर्स को डील करता है। सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेंटेनेंस की बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है रेजिडेंस ऑर्डर और मेंटेनेंस की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी धर्म की महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये था, तो ऑनरेबल जस्टिस बोबडे की कोर्ट ने उस समय इसमें नोटिस किया था और आज 2 वर्षों के इंतजार के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई आया है, उस रिप्लाई से एक बात तय है कि सरकार करना तो चाहती है लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के मार्फत नहीं करना चाहती, यानी दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अश्विन जी, आपकी बात को अगर मैं और सरल शब्दों में कहूँ कि जो हिंदू महिलाओं को कानून से अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो आईपीसी से हों या जो उनके मौलिक अधिकार हैं, वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं है, चाहे वो गोद लेने का हो या तलाक का हो। क्योंकि तलाक को लेकर आपकी कई पिटीशन है, तलाक हसन, तलाक एहसन और इस तरह की जो तलाक की विधियां हैं, जो एक तरफा तलाक और कानून के दायरे से बाहर के तलाक की बात करती हैं। शायद वही सब कमियां हैं जिसके लिए इस तरह की पिटीशन डाली गई कि एक धर्म एक कानून हो। हिंदू महिला को कानून का फ़ायदा है लेकिन मुस्लिम महिलाओं को नहीं है। लेकिन आपने एक बात और अहम कही
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा है, केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि इस बारे में डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, ये संसद का काम है। लेकिन कहीं ये माने कि 2 साल से सरकार भी चुप थी। जब ये 5 जनहित याचिकाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दाखिल हुई, तब जाकर सरकार का जवाब सामने आया। ऐसे में आगे का जो कदम है वो क्या रहेगा? क्या अब भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलेगा या अब सरकार संजीदा नजर आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी डोमेन है। जब कभी भी स्टेट उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो केशवानंद भारती से लेकर तमाम जो गोकलनाथ जजमेंट्स आई, उन जजमेंट्स में साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मैंडेमस डायरेक्शन देने का भी अधिकार है कि आप जो है इस कानून को बनाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में, और जहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी संविधान के आर्टिकल का वायलेशन हुआ है। 2 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन, तलाक़े बिद्दत, तलाक़े कियाना। ये जो तलाक़ हैं, वो तलाक़ों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। बेनज़ीर हिना, अंबर जैदी जैसे जो लोग हैं, उन लोगों ने अश्विनी उपाध्याय जी के साथ मिल करके पिटीशन लगाया है। उसमें ऑनरेबल जस्टिस कौल की बेंच सुनवाई भी कर रही है, नोटिस भी किया हुआ है। उसके अलावा ये मैटर्स भी अभी पेंडिंग है, जो यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स की बात करते हैं, जिसमें पारसीस के लिए, जिसमें क्रिश्चियंस के लिए, जिसमें हिंदूज़ के लिए, जिसमें जैन्स, बौद्ध, सिख्स या तमाम जो अलग अलग धर्मों पंथों के लोग रहते हैं, उनमें जो डिससिमिलैरिटी है उसको एक लाने के लिए, क्योंकि संविधान बेसिकली बात भी करता है यूनिटी की, डाइवर्सिटी में यूनिटी। और यूनिटी तभी होगी जब हम शाहबानो के जजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यूनिटी तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर और हाई कोर्ट्स ने समय समय पर सरकारों को कहा कि आप जो है सब एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए। यूनिफॉर्मिटी तब होगी जब जो गोवा जैसे जो प्रदेश हैं, जो शाइनिंग एग्जाम्पल हैं इस देश में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये मान चुका है कि इसी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सक्सेसफुली फॉलो हो रहा है, वो किया जा सकता है। परंतु मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 44 है उसकी मूल भावना है कि राज्य भी अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने इलेक्शन से पहले भी अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे इस देश में। और इसीलिए उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में एक कमेटी भी बनाई जो एग्जामिन कर रही है तमाम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले हुए लॉज को, और तमाम जो प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट हैं, जो फाइनेस्ट प्रैक्टिसेस किसी भी रिलीजन में हैं, उनको कैसे एक लीगल रूप में लीगली जामा पहनाया जाए, कैसे उसको वैधानिकता दी जाए, उस सब पर वर्क हो रहा है। अब आने वाले दिनों में साबित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा और नियति, देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति उनकी उत्तरदायित्व जो हैं वो कितने हैं। थैंक यू। जिस तरह से केंद्र सरकार का हलफनामा आया है, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि सरकार भी चाहती है कि देश की एकता, अखंडता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कल ही इस पूरे मामले पर सुनवाई है। जो जनहित याचिकाएं विचाराधीन हैं, उसके ऊपर सुनवाई में ये तय होगा कि अब कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। आगे का रास्ता कोर्ट के जरिए निकलेगा या संसद के जरिए, ये देखना बाकी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।